नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आज हम आप सबों को 10 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपको मौखिक के रूप से याद रखना है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आप सभी समझते हैं कि एक समकोण हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कि यह कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? आपका लंब। क्या होता है? लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है? कर्ण। इधर का क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? H से। और नीचे क्या होता है? आधार। इसे क्या कहेंगे? B से सूचित करते हैं। तो देखिए, सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कहता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी कि बराबर दे दिया। और जो शेष बचा, क्या बचा आपका? P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए, दोनों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है? देखिए, x + 2x + 3 = 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है। न कुछ तो सब पे पावर 1 ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह दिया रहता x² + 2x = 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता? त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। जैसा कि आपका x + 3x = 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका न कुछ पावर 1 रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 रहता, सॉरी दोस्तों, ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर 3 घात रहता है तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है। तो इसमें अंतर कितना होता है? जो कि आप लोग D बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया, 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो sin² 22 डिग्री प्लस cos² 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? यानी कि क्या निकालते हैं उसका? अल्फा इंटू बीटा।
तो इसका क्या होता है c बटे a। तो c कितना आपका 1 है, 1 हो जाएगा, और a कितना है आपका 4, तो 1/4, 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होता है हमेशा 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें, 3 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा 3 बार में, तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12, 13 भी लीजिएगा तो आपका एचसीएफ 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा, उसका एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इस पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एक बाह्य बिंदु, इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए देखिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दिए और एक रेखा ये खींच दिए, तो कितनी खींचा जाएगा, 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका अनेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है तो नीचे 3 देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 2, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 5 से 10 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 10 से 15 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये जो कि 5 बार आ रहा है, 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है, तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखिए आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 प्लस 19, दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है, 2 गो, तो 2 गुना नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32 बटे 2, तो कितना बार में कट जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, 3, 8, 4, 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, 2, 4, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2, 4, 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिका है, कह रहा है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है। और है कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से। और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4, 3, 7 हो गया, 7 बटे 2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना, 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें। तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना, 1। तो दशमलव बैठा दिए, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे, 4, 3, 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका, 25। तो आपका यही आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है, 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है, कह रहा है 24, 15, 22,
13, 19, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया कितना बच गया 21, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120, 130, यानी कि 120 हो जाएगा, इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है 120, ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए आप सभी समझते हैं कि एक समकोण हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कि यह कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर क्या होता है थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है आपका लंब, क्या होता है लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है कर्ण, इधर का क्या होता है कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं H से, और नीचे क्या होता है आधार, इसे क्या कहेंगे B से सूचित करते हैं। तो देखिए सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कहता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी कि बराबर दे दिया, और जो शेष बचा क्या बचा आपका P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है, देखिए x + 2x + 3 = 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है, न कुछ तो सब पे पावर 1 ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह दिया रहता x² + 2x = 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता, त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जैसा कि आपका x + 3x = 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका नए कुछ पावर 1 रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 रहता, सॉरी दोस्तों ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर 3 घात रहता है
तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है, तो इसमें अंतर कितना होता है? जो कि आप लोग डी बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया, 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? यानी कि क्या निकालते हैं उसका? अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है? c बटे a। तो c कितना आपका? 1 है, 1 हो जाएगा। और a कितना है आपका? 4। तो 1/4, 1/4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होता है हमेशा 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3। तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें? 3 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में। तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12, 13 भी लीजिएगा, तो आपका एचसीएफ 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत, यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा, उसका एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इस पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा। क्या पूछ देगा? एक बाह्य बिंदु। इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए देखिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दिए और एक रेखा ये खींच दिए, तो कितनी खींचा जाएगा? 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगा? तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? अनेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है तो नीचे 3 देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 बटे 3। तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है 2। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।